हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं लिटिल मशरूम मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 7 है। आन लू फेंग के पपेट को वाटर बोतल देता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पे वो दूसरी तरफ अपना नजर घुमाता है। वो देखता है कि लू फेंग तो चेयर में बैठा हुआ है। वो चेयर के पास जाता है। लू फेंग को पानी बोतल देता है। लू फेंग पानी को पीते हुए बोलता है, ये ठंडा है। ये सुन के आन बोलता है, मैं गलत था। फेंग उसे पूछता है, तुमने क्या गलत किया? आन बोलता है, मैंने आपके लिए गर्म पानी लेके नहीं आया। फेंग बोलता है, कोल्ड वाटर ठीक है, तुमने ये गलत नहीं किया है। आन बोलता है, मैंने अनलॉफुल डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया। फेंग बोलता है, बस यही नहीं है। ये सुन के आन सोचता है, अरे नहीं, तो फिर मेरे हाथों से एक अपराध हो गया है, वो है आर्बिटर का पुतला बना के। देन वो सोचने लगता है, भले ही मैं कानून का पालन करने वाला मशरूम हूँ, मुझे उस समय अपराध के नियम को ध्यान से देखना चाहिए था। फेंग उसे बोलता है, उस तरह के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली गुड़िया शायद। तभी आन बोलता है, ये इंडिसेंट असोल्ट है। फेंग उसे पूछता है, क्या तुमने बेस के कानून को पढ़ा है? आन बोलता है, नहीं। ये सुन के लू फेंग उसे बोलता है, मेरे पास आओ। आन उसके करीब जाता है। फेंग उसे बोलता है, अपने हाथ दिखाओ। आन उसे अपने हाथ दिखाता है। फेंग उसे बोलता है, इन्हें ऊपर रखो। आन पूछता है, कहाँ पे? लू फेंग बोलता है, मेरे बॉडी के ऊपर। ये सुन के आन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। देन कुछ सेकंड के बाद वो अपना हाथ उसके बॉडी के ऊपर रखता है। जब वो ऐसा करता है तब फेंग उसके हाथों पे हथकड़ी पहना देता है। देन वो उसे अपने करीब खींचते हुए बोलता है, तुमने इंडिसेंट असोल्ट किया है। आन समझ नहीं पाता है अचानक से ये क्या हो गया। फेंग उसे वहाँ से ले जाने लगता है एंड किसी को कांटेक्ट करते हुए बोलता है, कैप्चर कंप्लीट हो गया है। एक अवैध आइटम को सीज किया गया है, यहाँ पे आके सपोर्ट करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, फेंग उसे जेल में बंद करके रख देता है एंड उसे बोलता है, तुम्हारा कार्रवाई कल होगा। अपने लिए डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए तुम्हारे पास बस 10 घंटे हैं। आन बोलता है, मेरे पास कोई भी डिफेंस नहीं है। फेंग उसे बोलता है, मैं तुम्हें इतना ही बता सकता था। देन वो वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो आन को बोलता है, अच्छी तरह से आराम करो। फेंग के जाने के बाद आन किसी का बातचीत सुन पाता है। उन दोनों का कन्वर्सेशन सुन के आन सोचता है, ये तो मिस्टर साओ एंड जेनसन है। मिस्टर साओ बोलता है, जैसा कि मैंने कहा था, वो लोग सिंगल चीज भी मिस नहीं करेंगे। जेनसन बोलता है, अगर हुबर्ड बेस से बाहर नहीं गया होता तो आज वो प्रिजन में रहता। उसने मुझे कहा था पिक्चर उठाने के लिए। तुम दोनों की वजह से मैं भी फंस गया। जब हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तब तुम्हें मुझे पे बैक करना होगा। मिस्टर साओ बोलता है, तुम दूसरे को क्यों नहीं ढूंढते? उसने ये ऑर्डर किया था, उसने मुझे अभी तक पेमेंट नहीं किया है। उन दोनों का कन्वर्सेशन सुन के आन बोलता है, तुम लोग भी यहीं पे हो? जेनसन बोलता है, ऑब्वियसली, मैं शांति से अपना फोन बेच रहा था, तब ट्रायल कोर्ट के लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। मिस्टर साओ बोलता है, जब हम दोनों अलग हो गए तब मैं स्टेशन की तरफ जा रहा था, पर स्टेशन पहुंचने से पहले ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया। जेनसन आन को पूछता है, तुम्हारे बारे में क्या? उन्होंने तुम्हें कैसे पकड़ा? ये सुन के आन कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो सोचता है साइलेंस रहना ही अच्छा है। देन वो मिस्टर साओ को पूछता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इजीली बुली किया जा सकता है? मिस्टर साओ बोलता है, क्या तुम्हें अभी इसके बारे में रियलाइज हो रहा है? आखिर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? आन इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देता है। वो पूछता है, आप लोगों ने कौन सा अपराध किया? मिस्टर साओ बोलता है, हमने आर्बिटर का डाटा चुराया। ऑफ कोर्स ये इलीगल है। ये सुन के आन बोलता है, क्या ऐसी बात है? मिस्टर साओ से पूछता है, तुमने कौन सा अपराध किया है? ये सुन के आन बोलता है, इंडिसेंट असोल्ट। मिस्टर साओ से टीज करते हुए बोलता है, तुम्हारा टोन चेंज लग रहा है, क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है? आन बोलता है, नहीं। जेनसन बेड में लेट जाता है एंड बोलता है, इस प्रिजन का बेड सच में बहुत सॉफ्ट है।
ये सुन के आन देखता है उसके सेल में भी एक बेड है। वो चुपचाप उस बेड के ऊपर बैठ जाता है। जेनसेन मिस्टर साओ को पूछता है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कब तक बंदी होके रहेंगे? मिस्टर साओ बोलता है, शायद ज्यादा लंबे समय तक नहीं। आर्बिटर का जानकारी चुराने की सजा इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसा किया गया है। यह तब तक ठीक है जब तक इससे उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। जेनसेन बोलता है, पर आपने इसका उपयोग लाभ लेने के लिए किया, इसीलिए आपको जुर्माना तो मिलना चाहिए। ये सुन के मिस्टर साओ बोलता है, इसके बजाय मैं कुछ और साल जेल में बिताना पसंद करूंगा। जेनसेन बोलता है, आखिरकार वो आर्बिटर है, बस एक तस्वीर लेने के लिए हमें हिरासत में लिया गया है। बेहतर होता मैं ईमानदारी से फोन बेचकर अपना जिंदगी जीता। तभी एक पर्सन बोलता है, मैंने पहले भी ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने आर्बिटर का जानकारी चुराया है। इस पर्सन का वॉइस सुन के आन सोचता है, ये आवाज अगले सेल से आ रहा है, ये युवा लग रहा है। मिस्टर साओ उसे पूछता है, वो लोग कितने समय तक बंदी रहे? वो पर्सन बोलता है, सबसे छोटा 3 दिन का था एंड सबसे लंबा 3 साल का था। एक पर्सन को इसीलिए मार दिया गया क्योंकि वो आर्बिटर को हत्या करने में असफल रहा। ये सुन के मिस्टर साओ पूछता है, असफल होने पर भी उन्हें फांसी दे दिया गया? वो पर्सन बोलता है, आर्बिटर का कोड इस तरह काम करता है, यदि आर्बिटर के पास पूर्ण सुरक्षा नहीं होता तो उसके पास पूर्ण अधिकार भी नहीं होता। मिस्टर साओ उसे पूछता है, हमारा इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था, तो हमें कब तक बंदी रहना होगा? वो पर्सन बोलता है, आर्बिटर के मूड पर ये निर्भर करता है। ये सुन के आन सोचता है, मुझे ऐसा लगता है आर्बिटर का मूड अच्छा था। जेनसेन उस पर्सन को पूछता है, तुमने क्या अपराध किया था? वो पर्सन बोलता है, उकसाना और दहशत फैलाना। मैंने सांस्कृतिक मामले के प्रशासन के लिए लेख लिखे और सिटी डिफेंस एजेंसी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। प्रशासन बाद में बंद हो गया, लेकिन मुझे फिर भी रिहा नहीं किया गया। जेनसेन उसे पूछता है, तुम्हारी सजा कितनी लंबी है? वो पर्सन बोलता है, मुझे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला है। ये सुन के जेनसेन परेशान होकर बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? उस पर्सन की बातें सुन के आन सोचता है, वो पर्सन आन जी का कोलीग है। आन जी के मेमोरी के हिसाब से ये जॉब काफी सेफ था। आन उस पर्सन को पूछता है, तुमने किसके बारे में लिखा था? वो पर्सन बोलता है, मैंने बेस का इतिहास का सारांश लिखा था। मेरा उपनाम कभी था। क्या आपने मेरा कोई काम पढ़ा है? आन बोलता है, मैंने कभी नहीं पढ़ा। वो पर्सन बोलता है, क्या तुम सुनना चाहोगे? मेरा आवाज बहुत अच्छा है। आन बोलता है, मैं सुनना चाहूंगा। तभी मिस्टर साओ बोलता है, रुको, तुम्हें उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हमारे बच्चे को उकसाने के बारे में मत सोचो। वो पर्सन बोलता है, सिर्फ सुनना ठीक ही है, ऐसा नहीं है कि आपको गिरफ्तार होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ये सुन के मिस्टर साओ कोई रिप्लाई नहीं दे पाता है। इसके बाद वो पर्सन बोलने लगता है कि रेगिस्तान युग से पहले महान समृद्धि का युग था। पृथ्वी पर 7 अरब लोग थे। शहर घनी आबादी वाले थे। बाहरी इलाके में फसल भूमि, पशु फार्म और कारखाने थे। उस समय में भी युद्ध हुआ, लेकिन वो राष्ट्रों के बीच युद्ध था। जानवर और पौधे मानव हथियार का लक्ष्य नहीं थे। 100 साल से भी ज्यादा पहले यह साल 2020 था। जब मैं एक सोल्जर था, तब मैं एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट पे गया था। जब वो पूरी तरह से तबाह हो गया था, तब मुझे वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मिला। वो 2020 का जियोमैग्नेटिज्म रिसर्च रिपोर्ट था। उस साल के बाद से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से कमजोर होने लगा। क्या तुम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है? जेनसेन बोलता है, मुझे इसके बारे में मत पूछ, मैं अनएजुकेटेड हूँ। मिस्टर साओ भी इस क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो पर्सन बोलता है, लगता है ये बेस इन चीजों के बारे में और नहीं पढ़ाता है। एनी हाउ 2030 में जियोमैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो गए। अन पूछता है, जियोमैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली क्या है?
वो पर्सन बोलता है यह अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है एंड इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल से है। जियोमैग्नेटिक फील्ड ही सब कुछ है। जियोमैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाने के बाद से कॉम्पास काम करना बंद कर देते हैं एंड इस वर्ल्ड का बायोस्फीयर धीरे धीरे खतरे में पड़ने लगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ना करने की वजह से ह्यूमन इंडस्ट्रीज बंद पड़ने लगे। पर यह सबसे बुरा परिणाम नहीं है। सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेडिएशन सारे दुनिया में फैलने लगे। अतीत में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेडिएशन अर्थ के ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई हार्म नहीं पहुंचा पाते थे। जब मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो गया तब ये पूरा प्लैनेट सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेडिएशन के संपर्क में आ गया। सूखा, स्किन डिजीज, कैंसर की वजह से पृथ्वी की आधी आबादी मर गई एंड इस एरा को डेजर्ट एरा कहा जाता है। हालांकि डेजर्ट एरा बहुत जल्दी समाप्त हो गया। यूं कि जियोमैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन पहली बार 2020 में खोजा गया था। इसीलिए मनुष्य ने पहले ही जवाबी उपयोग कर दिए थे, प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए था मैग्नेटिक फील्ड को कंस्ट्रक्ट करना 2 जगह पे, एक एशिया पे एंड और एक नॉर्थ अमेरिका पे। इन दोनों में से एक था ईस्ट पोल एंड दूसरा था वेस्ट पोल। 2 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अर्थ कॉस्मिक रे एंड सोलर रेडिएशन से बचा। प्लान बी में लिखा गया था कि ह्यूमंस के लिए एक बड़ा सा अंडरग्राउंड सिटी कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि वो लोग रेडिएशन एंड सोलर विंड को अवॉइड कर सके। 2040 में प्लान बी सक्सेसफुल हो गया एंड 2043 में प्लान ए सक्सेसफुल हुआ। प्लान ए एंड प्लान बी की वजह से जलवायु में और कोई गिरावट नहीं आई एंड कॉस्मिक रे से जीवों का मरना भी कम हो गया। इंसान के टेक्नोलॉजी फिर से रिकवर होने लगे। इसीलिए 2040 से लेके 2043 के पीरियड को डॉन एज कहा जाता है। लेकिन ह्यूमैनिटी का सबसे कठिन समय तो अभी शुरू ही हुआ है। तभी जेनसन बोलता है मुझे पता है। इसके बाद एरा ऑफ क्लैमिटी आया। ये सुन के वो पर्सन बोलता है तुमने सही कहा। कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से जेनेटिक म्यूटेशन हुए जिसकी वजह से भयंकर चीजें होने लगी। सबसे पहले सुपर बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस आए जो ह्यूमन की सिटीज में प्रोपागेट होने लगे। उन्होंने अंधाधुंध लोगों को संक्रमित किया और शहरों को लाशों से भरकर छोड़ दिया। जो लोग जंगलों के खंडहरों में गए हैं वो लोग इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। आन पूछता है लोग कैसे सरवाइव करने लगे। वो पर्सन बोलता है लोगों का बचना भाग्य की बात थी। अगर तुम उन जर्म से जेनेटिकली इम्यून थे तो फिर तुम बचोगे। जितने भी लोग बचने लगे वो सारे इम्यून थे। इन द एंड अर्थ में 3 बिलियन लोगों में से बस 100 मिलियन लोग ही डेजर्ट एरा में बच पाए। पर इससे भी कठिन समय अभी भी आगे था। आन पूछता है इसके बाद क्या हुआ। वो पर्सन बोलता है इसके बाद क्या हुआ तुम लोगों को पता है। ऑर्गेनिज्म म्यूटेट होने लगे। संपर्क होने से ह्यूमंस भी इन्फेक्टेड होने लगे। धीरे धीरे ह्यूमन अपने ट्रेड्स खोने लगे एंड उनका जीन्स में चेंजेस होने लगा। जो इंसान म्यूटेट हो जाते थे वो दूसरे ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने लगे क्योंकि ह्यूमन जीन्स उनके लिए बहुत ही टेस्टी थे। इसीलिए एक वार शुरू हुआ जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा वार है। बिखरे हुए इंसान के पास मॉन्स्टर के हमला को झेलने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने बचाव के लिए ह्यूमन बेसेस बनाया। हमारा आईडी नंबर 3 से स्टार्ट होता है। ये इंडिकेट करता है कि हम 3rd ह्यूमन बेस पे रहते हैं। द अंडरग्राउंड सिटी बेस, वर्जीनिया बेस, नॉर्दर्न बेस एंड साउथ ईस्टर्न बेस। ये चारों बेसेस मिलके मानव जाति का भाग्य को निर्धारित करते हैं। बेसेस बनने के बाद ह्यूमन को थोड़ा राहत मिला। तुम अभी वैसे रह रहे हो पर अनफॉर्चुनेटली बेसेस आवश्यक रूप से सुरक्षित नहीं है। देन हमें बताया जाता है कि ईयर 2121 में म्यूटेंट रोडेंट आउटब्रेक की वजह से साउथ ईस्टर्न बेस खत्म हो गया। देन ईयर 2073 में मेराइन जेनोजेनिक की वजह से वर्जीनिया बेस भी खत्म हो गया।
सब बातें सुन के जेनशन बोलता है बकवास। अब मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर उकसाने और दहशत फैलाने का आरोप क्यों लगाया गया है। सच बताऊं तो सिटी डिफेंस एजेंसी को तुम्हारा मुंह सील कर देना चाहिए था। वो पर्सन बोलता है पर मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैं बस अपने बॉयफ्रेंड का सोल्जर टीम के साथ घूमने के लिए गया था एंड मैंने मानव खंडहरों की जानकारी एकत्र किया। मैंने बस उन जानकारियों को ऑर्गेनाइज किया एंड उन्हें पब्लिश किया। सुन के जेनसन बोलता है जब वो ऐसा कर रहे थे तो उन्हें तुम्हारा जीभ काट देना चाहिए था। तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी था। वो पर्सन हंसते हुए बोलता है बेस के अंदर सब कुछ बोरिंग रहता है, मैं बॉयफ्रेंड वाला क्यों नहीं रख सकता। वैसे देखा जाए तो अभी बस नॉर्दर्न बेस एंड अंडरग्राउंड सिटी बेस सही से ऑपरेट हो रहे हैं। मुझे पता नहीं ये दोनों बेस अभी एक दूसरे के कांटेक्ट में है या नहीं। आफ्टर ऑल इन दोनों बेसेस के बीच पैसिफिक ओशन प्रेजेंट है। सबसे कठिन समय ना तो डेजर्ट एरा था ना कि एरा ऑफ क्लामिटी, बल्कि अभी है। कौन जानता है कि अगले पल क्या होगा। तभी फ्लोर शेक करने लगता है। जेनसन बोलता है क्या ये अर्थक्वेक है। तभी वो पर्सन बोलता है ये अर्थक्वेक नहीं है, जमीन के नीचे कुछ तो है। आन सोचने लगता है फ्लोर के नीचे कोई जिंदा चीज हिल रहा है। तभी जेनसन बोलता है शायद वो चीज मेरे नीचे है। वो चिल्लाने लगता है हेल्प, मुझे यहाँ से बाहर निकालो जल्दी से। वो पर्सन बोलता है ये चीज बाकी सेल में भी है, क्या ये रोडेंट्स है? ये ग्रुप में रहा करते हैं। तभी वो फील करता है कि फ्लोर बहुत ही ज्यादा सेक कर रहा है, इसीलिए वो पर्सन बोलता है नहीं ये रोडेंट्स नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है। भी वहाँ पे सिटी डिफेंस एजेंसी के लोग आ जाते हैं। वो बोलने लगते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये जगह सीमेंट एंड स्पेशल स्टील से बना हुआ है, इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तभी उस जगह पे अलार्म भी बजने लगता है। जेनसन उन लोगों को बोलता है अब तो अलार्म भी बजने लगा है, डोर ओपन करो। तभी एक पर्सन जेनसन का सेल ओपन कर देता है। मिस्टर शाओ तुरंत सेल से निकल के भागने लगता है। जेनसन उस पर्सन को थैंक यू बोलता है, पर तभी एक वर्म जेनसन पे हमला कर देता है। देन वो वर्म मिलिट्री डिफेंस एजेंसी का एक पर्सन के ऊपर हमला करता है। ये देख के एक डिफेंस एजेंसी का पर्सन बोलता है जल्दी यहाँ से भागो, ये जगह कभी भी कोलैप्स हो सकता है। वो वर्म बाकी कैदियों के ऊपर भी अटैक करता है। अभी आन देखता है जमीन के नीचे की पड़ा है। वो अपने माइसेलियम के जरिए उस की को अपने पास लाता है। अभी वो एक घायल पर्सन को देखता है। उस पर्सन को देख के आन सोचता है वो बहुत ही ज्यादा इंज्योर्ड हो चुका है, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। जो पर्सन स्टोरी सुना रहा था आन उसे बोलता है पोएट तुम्हारा सेल नंबर क्या है? वो पर्सन बोलता है 17, क्या तुम ठीक हो? आन बोलता है मैं ठीक हूँ। आन सोचने लगता है उसका विजन लिमिटेड है, इसीलिए वो मेरे माइसेलियम को देख नहीं पाएगा। आन उन कीज के जरिए अपने सेल से बाहर निकल जाता है। आन सुन पा रहा होता है कि वो वर्म उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, इसीलिए वो जल्दी से की के जरिए उस पर्सन का सेल ओपन करता है एंड उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। वो पर्सन पीछे पलट के देखता है। वो बोलता है कि ये तो भागने के दौरान वो आन को बोलता है पीछे पलट के मत देखना, पर आन पीछे देख लेता है। वो देखता है कि बड़े म्यूटेटेड वर्म उसका पीछा कर रहे हैं, पर तभी आन नीचे गिर जाता है। वो पर्सन बोलता है जल्दी से उठो। आन तुरंत खड़ा हो जाता है एंड वो सोचता रहता है कि ये ग्राउंड शेक कर रही है, मेरा आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा डार्क दिख रहा है, आखिर आगे क्या है? क्या आगे और एक वर्म है या फिर एक दीवार है? तभी वो भागते भागते एक पर्सन से टकरा जाता है। वो पर्सन लू फेंग है। लू फेंग उसे पूछता है क्या तुम लोगों के पीछे कोई और भी जिंदा है? आन हाँफते हुए बोलता है नहीं। सुन के फेंग अपने टीम को ऑर्डर देता है मिसाइल फायर करने के लिए। वो लोग उस वर्म के ऊपर फायर करते हैं। उस मिसाइल की वजह से वो एरिया शेक करने लगता है। फेंग आन को कवर कर देता है ताकि उसे कोई चोट ना लगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टेयर्स के जरिए वो लोग बाहर निकलने लगते हैं। आन मन में सोचता है मैंने अपना बहुत सारा एनर्जी यूज कर लिया, मैं अब आगे चल नहीं सकता।
फेंग सुन पा रहा होता है कि आन बहुत जोरों से हाँफ रहा है, इसीलिए वो आन को पकड़ लेता है। उस जगह से बाहर निकलने के बाद फेंग उसे बोलता है अब सब कुछ ठीक ही है। भी मिस्टर शाओ आन को पुकारता है। आन मिस्टर शाओ के पास जाता है और उसे पूछता है वो पोएट कहाँ पे है। वो पर्सन बोलता है मैं यहाँ पे हूँ। देन वो आन को टीज करते हुए बोलता है तुम्हें कुछ लोगों से टकराने की आदत है। ये सुन के आन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वहाँ पे डायरेक्टर हावर्ड आता है। उसे देख के फेंग बोलता है तुम बहुत लेट हो। हावर्ड बोलता है हम लोग ओरिजिनली प्लान कर रहे थे इस जगह को बम से उड़ाने के लिए। फेंग बोलता है ऐसे रेकलेस काम करने के लिए तुम्हारा हिम्मत कैसे हो सकता है, मेरे कैदी तब अंदर में ही थे। हावर्ड बोलता है सिटी डिफेंस एजेंसी फैसिलिटी से ट्रायल कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा होगा कि तुम पहले चेक करो कोई पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं। फेंग उसे बोलता है ट्रायल कोर्ट का काम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी हावर्ड एन की तरफ स्टेयर करता है। आन सोचने लगता है वो मेरी तरफ देख रहा है। देन वो नोटिस करता है कि उसके हाथों पे चोट लगा है। तभी फेंग उसे बोलता है मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ एंड बफर पीरियड के दौरान मैं इस पे नजर रखूंगा। हावर्ड बोलता है ये सुन के मुझे अच्छा लगा। उसके जाने के बाद हावर्ड बोलता है बॉम्बार्ड के लिए प्रिपेयर करो। फेंग आन को एक रूम ले जाता है। वहाँ पे वो बैंडेज निकाल के आन को देता है। आन अपने हाथों पे बैंडेज लगाने की कोशिश करता है पर वो अपने एक हाथ से बैंडेज सही से लगा नहीं पाता है। वो अगेन ट्राई करता है। वो महसूस कर पाता है कि लू फेंग उसे ही स्टेयर कर रहा है। देन वो सोचता है वो मुझे स्टेयर कर रहा है क्योंकि वो देख रहा है कहीं मेरे अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। बैंडेज ना बांध पाने की वजह से आन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। देन वो फेंग की तरफ देखता है एंड सोचता है वो मेरे ऊपर हंस रहा है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।